नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अवकलज के अनुप्रयोग के आगे के बचे हुए क्वेश्चन 6.1 के, है ना। 6.1 के बचे हुए क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1। क्लियर? इसी के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्लियर है ना। तो इसके हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, याद है? 14 तक क्वेश्चन हो गया था, 14 तक, है ना। 14 तक एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया था कि कैसे होता है। और इस सब में हम बाबू बताए थे कि इसमें होगा क्या, परिवर्तन की दर निकालेंगे। राशियों के परिवर्तन की दर किसी न किसी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष कर रहे हैं। तो मान लो कि राशि जो है वो y है तो dy/dt, राशि अगर x है तो dx/dt, राशि अगर कोई वॉल्यूम है dv/dt। क्लियर? और अगर क्या कर रहे हैं, समय के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं, फिर अगर दूसरे किसी के सापेक्ष परिवर्तन करना है तो वो मेंशन करता है ना, मेंशन करता है कि r के सापेक्ष अवकलन करिए, चाहे x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो यह क्या करता है, वो मेंशन करता है। तो अब चलो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग लेते हैं उसका अगला क्वेश्चन 15 वाला, है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वस्तु की इकाई x इकाई उत्पादन में संबंध कुल लागत दिया हुआ है। क्लियर? और सीमांत लागत ज्ञात करना। अच्छा ये बताओ कि सीमांत लागत हम पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे कि सीमांत लागत होता क्या है। तो उसको क्लियर किया जाता है कि वह पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस लागत की दर क्या है। क्लियर? उस लागत की क्या दर, उसी को बोलते हैं सीमांत लागत। किस दर से वह परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो Cx की वैल्यू, लागत हमारे पास उत्पादन का लागत दिया हुआ है। क्लियर? Cx बराबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि Cx बराबर हमारे पास दिया हुआ है। चलो क्या है Cx बराबर 0.007। ये क्वेश्चन एक बार और करा चुके हैं ना, पीछे एक बार करा चुके हैं, इसको भी कर लेते हैं। -0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। तो यह क्वेश्चन है। और इसके बाद पूछा है क्या, पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो सीमांत लागत होता क्या है कि किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत का तत्कालीन परिवर्तन की दर। क्लियर? तत्कालीन मतलब उस टाइम, जिस टाइम पे यह सीमांत लागत हमको निकालना है। तो उसमें देखो टाइम भी दिया हुआ है, x बराबर 17 पे, है ना। x बराबर कितने पे, 17 पे हमको निकालना है। तो देखो जरा ध्यान दो कि हमको निकालना है सीमांत लागत, और एक पर्टिकुलर पॉइंट भी दे दिया x बराबर 17 पे ही सीमांत लागत निकालना है। तो उस तत्कालीन पॉइंट पे परिवर्तन की दर, इस लागत में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, सीमांत लागत। तो परिवर्तन किसके सापेक्ष करना होगा, x के सापेक्ष। हमारे पास है क्या, Cx है। तो डायरेक्टली क्या कर दो, इसका x के सापेक्ष परिवर्तन की दर सीमांत लागत मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, सीमांत लागत। तो सीमांत लागत कैसे निकलेगा, तो जब d/dx करेंगे, क्लियर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका, Cx का, जो हमारे पास उत्पादन की लागत है उसका हम d/dx कर दे। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 17 पे, तो उसको बाद में लेते हैं। तो d/dx Cx करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, d/dx 0.007x³ माइनस d/dx 0.003x² प्लस d/dx 15x प्लस d/dx 4000। चलो जो भी है। क्लियर? तो यहाँ ध्यान दो, जब इसका d/dx करेंगे तो 0.007 तो इधर ही है, साथ ही साथ इसका ही तो अवकलन होगा x के सापेक्ष। दोनों x दिख रहा है, इसका मतलब अवकलन में यह सुधरा हुआ फंक्शन दिख रहा है। डायरेक्टली अवकलन कर लो तो यहाँ हो जाएगा 3, आगे आएगा 3x²। होगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ो, इधर क्या हो जाएगा 0.003 इंटू x² का करेंगे तो 2x प्लस 15x का 15, x गायब हो गया, और 4000 का d/dx करेंगे तो क्या इतना आएगा, 0 आएगा यार, बिल्कुल, है ना। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 0.021 x² प्लस 0.006x प्लस 15, यह आ गया हमारे पास वैल्यू।
007 003, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस है। चलो इतना समझ में आया। ये हमारे पास क्या मिल गया बाबू, यह मिला है d/dx ऑफ cx। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर 17 पे सीमांत लागत निकालनी है। तो x बराबर 17 पे सीमांत लागत का मतलब कि इसी d/dx को, जो मेरे पास cx की वैल्यू मिली है, इसको हम क्या करेंगे, x बराबर 17 पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो 17 वैल्यू रखेंगे इसमें, तो कितना आएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15 हो गया। 17 का स्क्वायर कितना होता है 0.021, 17 का स्क्वायर 289 कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा हमको। 17 गुणे 17, 7 एकम 7 4 11, 289। चलो तो 289 है ना, यहाँ पे कर लेंगे 289 माइनस मल्टीप्लाई कर लो 17 से 6 का, कितना हो जाएगा 17 6 का कितना होता है 17 पचे कर लो यार कर लो 6 7 42 6 कम 6 102। ठीक है, तो इसका मतलब यह जो है 102 यहाँ से 0 हटा लेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 102 है ना, 102 प्लस 15। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करना बाकी है इसका, तो 21 से करते हैं गुणा, 21 नवा कितना होता है 198, 21 अठे 8 एकम 8 8 दूना 16, मतलब कि 168 और 19 जोड़ लो, 168 में 19 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9 8 17 6 1 7 1 8 187, 7 आ गया। 21 दूना 42, 42 और 18 जोड़ लो, 42 10 52, 52 और 8 60 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर हो गया 60, दशमलव कितने के बाद लगाना है 3 के बाद, तो यह आ गया हमारा 6.078 माइनस 0.102 प्लस 15। ठीक है, 15 को 6 में जोड़ लो, कितना हो जाएगा 15 को 6 में, 15 6 21 दशमलव, इसको घटा लेना है अब, तो 078 माइनस 0.102 है ना, माइनस कर ले, तो माइनस होगा तो कितना आएगा, चलो माइनस कर लेते हैं 21.078.102, यह हो गया 6, यह हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 20, इतना आ गया हमारा लागत 20.976। क्लियर, 20.976 यह हमारा क्या आ गया लागत, दिख रहा है ना नीचे, देख लेते हैं आंसर मैच करा लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, नहीं सही है 967। 967 आया है, हमारा कितना आया 20.976, इसका है 20.967, मतलब कहीं मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है, देख लेना है ना, फिर से कर लिया जाए एक बार, या तो 102 ठीक है, 21 नवा 198 ही तो होता, गड़बड़ है 21 दहा 210, 9 एकम 9 9 दूना 18, 189 होता, 22 नवा 198 होता है, तो 189। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं। ठीक है, 21 नवा 189, फिर 21 अठे कितना आया था 21 अठे 8 एकम 8 8 दूना 16, 168, और 168 में 18 जोड़ना है, 168 में 18 जोड़ो कितना आएगा 168 और 18 हो जाएगा 178 186 है ना, सही है हाँ, 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 18 फिर बचेगा, फिर 21 से गुणा कर लो, 21 दूना 42, 42 में 18 और जोड़ लो, तो 42 में 18 60 हो जाएगा। क्लियर, अब साइड ठीक हो जाए है ना, इतना आ गया।
अब जो है इसको ऐड करेंगे 15 और 6 को, तो यहाँ हो जाएगा 6 9। अब 6 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 0 गया 6, अब सही है, यहाँ हो जाएगा 9 9 6 7, अब सही आ गया है ना, दिख रहा है 20.967, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 20.967, ये आ गया हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर क्या लागत हमारा है ये। और इसको हम बस रुपीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, रुपीज़, रुपीज़ के अलावा और कुछ नहीं। सीमांत लागत का मतलब क्या कि उस समय तत्कालीन परिवर्तन की दर क्या है, तो तत्कालीन परिवर्तन की दर कितना है 20.967 रुपीज़ प्रति लागत लिख सकते हैं, प्रति लागत, तो प्रति लागत लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे बस रुपीज़, है ना, 20.967 रुपया क्या होगा उसका तत्कालीन लागत होगा, उसका सीमांत लागत होगा। बात समझ में आई, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, मतलब उसी में टाइम लगा है गुणा भाग करने में, नहीं तो क्वेश्चन आसान था। बात क्लियर, चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आया ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसको नोट कर लो, है ना। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर दिख रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन कि किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय जो है वह इतना है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। क्वेश्चन वही है, सेम है क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है इसमें, है ना, फिर भी बनाते हैं, आ रहा होगा सबको, हमको पता है, जितने भी देख रहे होंगे सबको आ रहा होगा। क्या करना है, मेरे साथ साथ लगाते चलना है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे, लगा देंगे, क्लियर। तो लगाना जरूरी है, क्वेश्चन को देख लेना बस, जिसको जिसको आ रहा होगा एक बार और लगा लेना, क्लियर है ना। तो दिया हुआ है यहाँ पे कि उत्पाद में x इकाइयों का विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपीज़ में दिया हुआ है ना। r ऑफ x कितना है, r ऑफ x मेरे पास है 13x² प्लस 26x प्लस 15, 13x² प्लस 26x प्लस 15। पूछा है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, है ना, सीमांत लागत, वो भी किस टाइम पे, x बराबर 4 पे, x बराबर कितने पे 7 पे, x बराबर 7 पर सीमांत लागत ज्ञात करनी है। सीमांत लागत का मतलब कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में इस जो रेट है इसमें परिवर्तन की दर, क्लियर, इस पॉइंट पे x बराबर 7 पे, तो सीमांत लागत का अर्थ क्या हुआ कि तत्कालीन समय पर उत्पादन में परिवर्तन की दर, क्लियर। तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, सबसे पहले अगर सीमांत लागत निकालना है इसका अर्थ है कि हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। सीमांत लागत के लिए ध्यान रखना, कहीं भी अगर कहें सीमांत लागत तो इसका अर्थ खुद से समझ लेना है कि वो परिवर्तन की दर है किसी भी तत्कालीन पॉइंट पे। तत्कालीन समझ में आ रही है, कोई भी पॉइंट, x बराबर 7 पे, x बराबर 17 पे, x बराबर 3 पे, 3 बार तो हम ही कर लिए है ना। तो देखो सीमांत लागत निकालना है, इसका मतलब d/dx निकालना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसी को, है ना, d/dx r ऑफ x निकालना है हमको, और ये होगा कितना, तो d/dx पूरा इसका राइट हैंड साइड लिख लो, 3x² प्लस 26x प्लस 15, समझ में आई बात, 3x² प्लस 26x प्लस 15, है ना। तो अब अगर लिया जाए तो अवकलन कर दो बस, है ना, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमको 13x² को 2 हो जाएगा, 13 दूना 26x प्लस 26 हो गया, ये आ गया हमारा dRx अपॉन dx मिल गया हमारे पास। अब क्या करना है कि एट पर्टिकुलर पॉइंट, किस पॉइंट पे चाहिए हमको, x बराबर 7 पर, तो x बराबर 7 रख लिया जाए, तो यहाँ पे हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, dRx अपॉन dx कितना मिलेगा, 26 गुणे 7 प्लस 26, है ना, 26 कॉमन ले लो, 26 7 1 8, 8 और 26 से मल्टीप्लाई, क्लियर, तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 दूना 16 4 20, 208 रुपया ही तो है कुल आय, हाँ 208 रुपये, आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई क्वेश्चन,
एकदम आसान था ये, तो पिछला से भी आसान था। करना क्या था, बस x की वैल्यू 7 रखनी थी। 7 रखो, 26 से 7 का मल्टीप्लाई करके 26 जोड़ लो, या फिर 26 कॉमन लेके 7 1 8 कर लो। 8 छक 48, 8 दूना 16, 16 4 20, 208 रुपये। क्लियर। तो यही हमारा हो जाएगा लागत। तत्कालीन लागत जब x बराबर 7 था तो उस समय इसके हिसाब से कितना लागत मेरा लगा, 208 रुपये प्रति लागत, है ना। बोल सकते हैं कि 208 रुपये प्रति लागत बोल सकते हैं ना। क्लियर। विक्रय में प्राप्त कुल आय है, तो आय बोल सकते हैं कि 208 रुपये प्रति आय। क्लियर। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, 208 रुपये भी लिखेंगे तो भी सही है कि हमारा x बराबर 7 पे टोटल कितना आंसर आ गया, 208। इतना ही रुपये हमारा क्या होगा, आय होगा, तत्कालीन सीमांत आय होगा। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, चलो लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 17 से 18 में सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन है यार, बहुविकल्पी है, इसका मतलब आसान क्वेश्चन बनाना एकदम सिंपल होगा। बस करना क्या होगा, आंसर नीचे दिया हुआ है, सॉल्व अपने हिसाब से करते चलो। आंसर में से कोई ना कोई मिलना ही है, चारों में से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। क्लियर। इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। ये तो आसान था यार, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। यार तो आसान है ना, कोई कठिन है क्वेश्चन, ये सबको आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं बताओ, सबको आ रहा है। चलो तब भी करते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कह रहा है r के सापेक्ष r के सापेक्ष करना क्या है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी। तो वृत्त है तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा ना, पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, वो साफ साफ लिखा हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है तो d अपॉन डी आर कर दो। तो d अपॉन डी आर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, d बाई डी आर पाई r स्क्वायर। क्लियर। r बराबर 6 पर चाहिए हमको, ये सब कुछ मिला ही हुआ है। पाई बाहर ले लो, इधर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर का 2 पाई r हो गया। और ये हमको मिल गया क्या, डी ए बाई डी आर। हमको चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्लेस डी ए बाई डी आर एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो r का मान 6 रख दो, 2 इंटू पाई इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई। देखो चारों में से कोई आंसर आया 12 पाई, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा है ना 12 पाई। मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है, 12 पाई वाला। क्लियर। क्वेश्चन आंसर नंबर बी दिख रहा है, इधर किधर है, इधर है ना, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन नंबर 17 कोई कठिन तो नहीं था, इससे हार्ड क्वेश्चन यार हम लोग बना लिए है ना, इस एक्सरसाइज में इससे हार्ड क्वेश्चन बना लिए, इसमें कोई दम नहीं था लेकिन फिर भी बता दिया गया। तो हमें लगता है कि परिवर्तन की दर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फंसने वाले नहीं होंगे, है ना। एनसीईआरटी से तो 100% फंसने वाले नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कोई साइड बुक लगाते हैं तो उसके क्वेश्चन लगाओ, लेकिन हाँ ये है कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा वो मज़ेदार क्वेश्चन होता है, आसान नहीं होता और ज़्यादा कठिन भी नहीं होता, लेवल का होता है जितना एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो एग्ज़ाम के बेसिस से पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, एनसीईआरटी को ही पूरा सॉल्व करना है। अगर बेसिस के किसके पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम से एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्लियर। तो आज ही से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए आप लोग। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्पादन की x इकाइयों में विक्रय की कुल आय रुपयों में दी गई है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। क्या कर लोगे ज्ञात, ये क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे, छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस टाइप के ही 3 क्वेश्चन बता दिए जा चुके हैं। यह भी आय दिया हुआ है, सीमांत आय पूछा है, इसका मतलब तत्कालीन समय पर परिवर्तन की दर। तो तत्कालीन समय क्या है, तत्कालीन समय x बराबर 15 है, तो x बराबर 15 पर सीमांत आय निकालनी है। निकाल लोगे ना, छोड़ दिया जाए इसको। चलो, तो मतलब
कि यह एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहीं पर एक्सरसाइज 6.1 क्या हो गया, खत्म। 6.1 खत्म। इसके एक एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक, साथ ही साथ एग्जाम्पल सभी के सभी सॉल्व कराए गए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे जाके देख भी लेना, और देखे हो तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब हम लोग इसी वीडियो में, है ना, स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई, इसी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि थोड़ा लंबा जाएगा, वीडियो भी लंबा जाएगा। क्लियर, तो साथ बने रहना, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग फंक्शन पे। क्लियर, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, तो जैसे कि पहले भी बताए हैं, पढ़ेंगे क्या, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग एवं ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग फलन। इसी के बारे में जानेंगे हम लोग, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब ये एक बात समझना कि वर्धमान का इंग्लिश में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब, वर्धमान का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो लगातार बढ़ रही है ना, या फिर लगातार नहीं तो भी बढ़ रही है तभी वो इंक्रीज कर रही है। क्लियर, इंक्रीज कर रही है। जैसे हाइट इंक्रीज करना वर्धमान होना, डिक्रीज करना तो हाइट तो डिक्रीज होता नहीं, किसी का इंक्रीज ही होता है, रुक जाता है, तो कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर, तो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो अगर कोई फलन x है और कोई फलन y है, क्लियर, तो अगर x के बढ़ाने पर, x के क्या, ध्यान रखना, x के बढ़ाने पर y में जो भी परिवर्तन होगा वही y बताएगा कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। क्लियर, अगर x को बढ़ा रहे हैं तो y भी अगर बढ़े, क्या हो, y भी इंक्रीज करे। इंक्रीज करने का मतलब कि अगर x का मान 1 है तो y का मान 1 है, x का मान 2 है तो y का मान भी 1 से अधिक होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए, 3, 4, 5, 2 भी हो सकता है ना, 1 से कम ना हो। इसका मतलब कि इसका मान बढ़ाने पर इसका मान घटे नहीं, बढ़े, ये भी बढ़े। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि फलन क्या है, वर्धमान फलन है। कौन सा फलन है बाबू, वर्धमान फलन। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि x को कितना भी बढ़ा लो, y बढ़ने ही नहीं वाला, y नहीं बढ़ने वाला, y कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उस समय भी फलन क्या कहलाएगा, कुछ नहीं, कांस्टेंट कहलाएगा, रुका हुआ है फलन, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। लेकिन वही बात अगर x को बढ़ाया जाए और y डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, y डिक्रीज हो जाए, मतलब घटने लगे, x बढ़ाए y घटने लगे। कुछ ऐसा फंक्शन था कि x का मान बढ़ाए फिर भी y घटने लगे। इसका जस्ट एन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर नीचे अगर रूट में कुछ लगा हुआ है, रूट छोड़ो, रूट ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, नीचे अगर x लिखा हुआ है, ये फलन है y का, तो ये ध्यान से देखने पर क्या दिखेगा, जैसे जैसे x का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे y का मान घटेगा। क्योंकि अगर x का मान बराबर 1 रखते हैं तो y का मान भी 1 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन x का मान जैसे ही बढ़ा के 2 करते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आएगा। तो 1/2 मतलब आधा हो गया। x का मान 3 करोगे, आधा से भी कम, 4 करोगे, आधा उससे भी कम, 5 करोगे, उससे भी कम, 6 करोगे, उससे भी कम। इसको जितना अधिक बढ़ा लो ये लगातार कम होते जाएगा, मतलब कंजर्व हो जाएगा। कंजर्व होकर कहाँ तक पहुँच जाएगा, मैक्सिमम 0 तक जा सकता है, 0 को टेंड कर सकता है, 0 नहीं हो सकता। क्लियर, तो यह फलन ऐसा अगर कहीं दिखे तो हम क्या बोलेंगे, फलन क्या है, ह्रासमान है। मतलब दिमाग में बैठ रहा है कि फलन वर्धमान कब है और ह्रासमान कब है। तो जब x का मान बढ़ाया जाए और y का मान भी साथ साथ बढ़े तो क्या बोलेंगे, फलन वर्धमान फलन है। और एक आता है वर्धमान फलन के साथ साथ इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली वर्धमान, मतलब कि निरंतर वर्धमान फलन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग थोड़ा ग्राफ पर समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि ऐसे ले लो, ये कोई फलन है, इधर ले लो, मान लो x एक्सिस, x अक्ष और ये y अक्ष। x को कोई 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे बंद कर दो, ए बी पे, तो अगर फलन ऐसा दिखे ए बी पे, क्लियर, ऐसा दिखे, है ना, कहीं कहीं ऐसा भी दिख सकता है,
यहाँ ए है, यहाँ बी है, फलन ऐसा दिखे, क्लियर, ऐसा है ना। हो सकता है कहीं पे अगर ग्राफ बनाया जाए तो अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उसमें फलन ऐसा दिखे, ऐसे भी तो हो सकता। बात समझ में आ रही? कभी फलन ऐसा हो सकता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हम ऐसे जा रहे थे, थोड़ी देर सीधा हो गया, फिर ऐसे जाने लगे, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी एक्स एक्सिस में। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ए से बी की ओर जाना है, ए से बी की ओर ऐसे जा रहा था, सीधा जा रहा था, फिर डिक्रीज हो गया, ये भी हो सकता है। चलो एक और ले लो, एक और मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए से बी के बीच में कोई फलन सीधा जा रहा था, ऐसे हुआ, फिर ऐसे चला गया। तो ज़रा ध्यान देना, ये क्या बना रहे हैं, सब समझना, सब एक साथ। यहाँ अगर हम कहें कि फलन यहाँ पर देखो ए से बी के लिए, या ए पॉइंट पर था तो इस पॉइंट पे था, बी तक जैसे जैसे आगे बढ़ा तैसे तैसे ये क्या हो रहा है, एक्स का मान जैसे जैसे हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, वाई का मान बढ़ रहा है घट रहा है, बता दो, वाई का मान बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है ना, मतलब कि जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, क्लियर। तो यहाँ पे वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसमें जाके देखें तो इसमें ए से जब आगे बढ़ा तो कुछ देर तक वो इंक्रीज हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ, उसके बाद कुछ देर तक यहाँ देखो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, रुका चला ही नहीं, मतलब y बराबर c हो गया, कांस्टेंट हो गया। इधर y क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फिर उसके बाद पुनः इंक्रीज करने लगे, y क्या हो जाए, फिर से इंक्रीज करने लगे, मतलब कि रुके तभी इंक्रीज ही करे, इंक्रीज कर रहा था, कुछ देर रुक गया, थक गया होगा, फिर इंक्रीज करने लगे, है ना। तो ऐसा अगर कहीं फलन दिखे, और देखो और कहीं और ऐसा देखो, ये वाला तीसरा नंबर, a पर जब था ज़्यादा था y का मान, जैसे जैसे वो x बढ़ाते गए y क्या होने लगा, लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे y लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, x के बढ़ाने पर y लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो, इसमें ज़रा देखो, इसमें x इधर y था a पॉइंट पे, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ाने लगे y क्या होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, यहाँ पर आके कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ y बराबर c हो गया, क्लियर। लेकिन इधर फिर y कम होने लगा, इधर भी y कम हो रहा था, y c हो गया, y फिर कम होने लगा। इधर देखो, इधर y क्या हुआ, कुछ देर तक बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर घटने लगा, मतलब इधर y इंक्रीज हो रहा है, यहाँ y बराबर c हो गया, यहाँ y क्या हो गया, घट गया। इधर देखो, इधर y इतना दूर तक घट रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे y कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे y क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्लियर। इतनी बात समझ में आई, कैसे कैसे फलन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें फलन लगातार इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंक्रीज हो गया। तो अगर फलन ऐसे इंक्रीज करे, लगातार इंक्रीज करे, तो इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान। क्या बोलते हैं इसको, निरंतर वर्धमान फलन। ऐसा फलन अगर दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस फंक्शन बोलेंगे ना। यहाँ देखो, यहाँ पे निरंतरता नहीं है, इसमें बढ़ रहा है, रुक गया, फिर बढ़ रहा है। लेकिन एक बात देखो, लगातार बढ़ तो रहा है, भले ही रुक गया, लेकिन रुकने के बाद घटा तो नहीं, बढ़ रहा है। इसका मतलब यह फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन। ध्यान रखना, ये निरंतर वर्धमान और ये वर्धमान, दोनों में अंतर है। निरंतर वर्धमान का मतलब कि बिना रुके लगातार y का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, x का मान बढ़ाते जाओ, y का मान बढ़ते जा रहा है, तो उसको बोलेंगे निरंतर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज। लेकिन अगर फलन बीच में रुक गया, रुकने के बाद फिर बढ़ने लगा, बढ़ रहा था, रुक गया, फिर बढ़ने लगा, कम से कम इंक्रीज तो हो रहा है, भले ही रुक गया था, लेकिन रुकने के बाद फिर से इंक्रीज ही हो रहा है ना, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फलन वह क्या है, वर्धमान फलन है। लेकिन यहाँ देखो, लगातार फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो यह फलन कैसा है, निरंतर ह्रासमान है, क्या है ना, फंक्शन कैसा है, निरंतर ह्रासमान फलन। लेकिन इसमें देखो, कुछ दूर तक ह्रासमान हुआ,
फिर कांस्टेंट हुआ, फिर ह्रासमान हुआ। मतलब ये निरंतर तो नहीं है, निरंतरता इसमें कंटिन्यूटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या हो रहा है, ह्रासमान तो हो ही रहा है, फलन ह्रासमान तो हो ही रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर? इसमें देखो जरा, यहाँ तक फलन इंक्रीज किया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होने के बाद अगर इंक्रीज करने लगता तो वर्धमान हो जाता, लेकिन ये कांस्टेंट होने के बाद डिक्रीज करने लग रहा है, मतलब कम होने लग रहा है। क्लियर? मतलब क्या होने लग रहा है, कम। तो अगर ऐसा काम हो जाए तब क्या बोलेंगे, यह फलन क्या वर्धमान है? यहाँ तक तो वर्धमान था, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज करने लगा, मतलब ह्रासमान हो गया। इसका मतलब यह न तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? फलन न तो वर्धमान न ही ह्रासमान, तो इसको क्या लिखेंगे, न वर्धमान और न ह्रासमान। होगा कि नहीं होगा? न वर्धमान ना ह्रासमान। ये वर्धमान भी पूरा नहीं है, न तो निरंतर, तो निरंतरता की तो बात ही छोड़ दो, है ना, इसके लिए निरंतरता की बात ही छोड़ दो। यह क्या है, न तो वर्धमान फलन और ना ही ह्रासमान फलन। चौथा वाला एक और लास्ट है, इसको भी बता लो। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब यह भी न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो बात समझ में आई? अगर फलन का ग्राफ हमको कहीं से मिल जाए तो कुल मिला जुला के हम तभी से समझाना क्या चाह रहे हैं कि फलन वर्धमान और ह्रासमान कैसे दिखा सकते हैं, उसके ग्राफ से दिखा सकते हैं। अधिकतर यूज उसके ग्राफ का करेंगे वर्धमान और ह्रासमान दिखाने के लिए, और पता कर लेंगे कि वह फलन इंक्रीज है कि डिक्रीज है। और ऐसे ग्राफ का जरूरत ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं पड़ता, और चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पड़ता है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना, बात समझ में आई? अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर अगर हम कहें कि फलन y बराबर एफ एक्स है, y बराबर क्या है, एफ एक्स है, x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है मतलब इसका स्लोप ही तो इंक्रीज कर रहा है, स्लोप माने ढाल, इसका ढाल ही तो इंक्रीज कर रहा है। और ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स, होता है कि नहीं होता? बात समझ लो, क्या होता है, dy बाई डी एक्स। या अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स भी तो इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? dy बाई डी एक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर x को बढ़ाने पर y लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो, या f डैश x लिखें, तो ये f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर x बढ़ाए y बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, तो स्लोप ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? dy बाई डी एक्स या f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। लेकिन कब होगा? जब फलन x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़े। तो जरा उसी बात को अगर इसमें लिया जाए तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं बाबू, कि ये फलन लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रहा है। तो अगर x का मान लगातार बढ़ाने पर y का मान लगातार बढ़ाए तो यहाँ पे f डैश x इज क्या, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर कहीं पे तुमको क्वेश्चन में फलन मिल जाए f x, तो करना क्या होगा, f डैश x निकालना होगा। अगर वो 0 से बड़ा, हर टाइम 0 से बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फलन निरंतर वर्धमान फलन है। काम समझ में आया इसका? तभी से जो समझा रहे थे इसका काम समझ में आया। काम क्या है, क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन का f डैश x निकालेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अगर चेक करेंगे फिर, अगर वो लगातार 0 से बड़ा ही है, 0 से कम नहीं हो रहा है या 0 के बराबर भी नहीं हो रहा है, तब क्या बोलेंगे, फलन निरंतर वर्धमान है। लेकिन वही 0 के बराबर हो जाए, फिर अगर 0 के बराबर हो जाए फिर तब बोलेंगे कि फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं है। फलन क्या है, वर्धमान फलन है, क्योंकि यह कभी 0 भी हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है। क्लियर? तो अगर फलन कांस्टेंट हो तो इसका मतलब वह निरंतर वर्धमान नहीं है, वह क्या है, वर्धमान फलन है। और वर्धमान फलन के लिए क्या करते हैं, f डैश x इज ग्रेटर इक्वल देन 0 करते हैं। बात समझ में आई? उसी प्रकार अगर बात करेंगे इसमें, तो निरंतर ह्रासमान है ना, तो निरंतर ह्रासमान के लिए क्या होगा, f डैश x क्या होगा बाबू, लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा? अगर f डैश x निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स, इस y का dy बाई डी एक्स, इसका परिवर्तन की दर अभी पढ़ा है, परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। अगर x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, वो 0 से कम आ गया, 0 से कम आगे आने का मतलब क्या हुआ कि x बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तभी तो 0 से कम आया फंक्शन। 0 से कम आया, इसका मतलब फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान फलन है। क्लियर? और वही अगर ह्रासमान की बात करेंगे तो फलन क्या होना चाहिए, f डैश x लेस इक्वल देन 0 होना चाहिए। समझ में आया? f डैश x क्या होना चाहिए, लेस इक्वल देन
जीरो होना चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये बात क्लियर, चारों क्लियर। अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो फलन निरंतर वर्धमान फलन है। अगर एफ डैश एक्स जीरो से क्या बड़ा या उसके बराबर है तो भी क्या फलन वर्धमान फलन। अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा है तो फलन क्या होगा? निरंतर ह्रासमान फलन। और अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा या जीरो के बराबर है तो क्या बोलेंगे? फलन कैसा है? वर्धमान, मतलब सॉरी ह्रासमान फलन है। ये बात क्लियर? ये बात ग्राफ से समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? तो ये निरंतर वर्धमान, वर्धमान ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान, और कोई फलन अगर ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान, ना ही वर्धमान ना ही ह्रासमान हो तो वो भी बात समझ में आ गई। अगर इंक्रीज कर रहा है फिर रुक के फिर डिक्रीज करने लगा तो ना तो उसे ह्रासमान बोलेंगे और ना ही क्या बोलेंगे? वर्धमान बोलेंगे। ये बात समझ में आई चारों ग्राफ से? क्लियर है ना? चलो, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, है ना? कैसे कैसे ग्राफ में कोई भी फलन कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, यह बात समझ में आ गई। तो अभी हम क्या बताएं कि फलन अगर इंक्रीज कर रहा है, फलन क्या है? पहला निरंतर वर्धमान है, तो उसके लिए एफ डैश एक्स का मान क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा ना? और अगर फलन निरंतर अगर कह दे कि बस वर्धमान फलन है, क्या है? वर्धमान फलन है, तो वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा? जीरो से बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तीसरी बात करते हैं निरंतर ह्रासमान की। तो निरंतर ह्रासमान के लिए फलन एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होना चाहिए। क्लियर? और अगर बात करें चौथी निरंतर बस ह्रासमान की, है ना, तो ह्रासमान फलन कब होगा? जब एफ डैश एक्स जीरो से छोटा या जीरो के बराबर हो, है ना? इसके लिए ग्राफ कैसा था? ऐसा लगातार इंक्रीज कर रहा था ए से बी के बीच में, और यहाँ पे ध्यान रखना ये इंटरवल ए से बी के बीच में इंक्रीज कर रहा है हमेशा इंटरवल। तो इस पे देखना क्वेश्चन भी दो टाइप से पूछता है, अभी बता रहे हैं कैसे, है ना? ये इंटरवल में ऐसे ही ए से बी के बीच में इंक्रीज कर रहा होगा। अगर वर्धमान फलन है तो वर्धमान है इसका मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, बीच में रुक भी गया होगा। जरूरी नहीं कि लगातार इंक्रीज करे। अगर फलन वर्धमान है तो वह इंक्रीज कर रहा होगा, बीच में रुक भी गया होगा। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि ना रुका हो तो भी फलन वर्धमान है कि नहीं है, क्वेश्चन ये दिमाग में उठेगा ना कि फलन नहीं रुका है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब हम बोलेंगे निरंतर वर्धमान नहीं बोले, हम गलती से एग्जाम में लिख के आ गए वर्धमान फलन, तो क्या सर मेरा सही है गलत? क्लियर? दिमाग में चल रहा होगा ना कि अगर लगातार फलन इंक्रीज कर रहा था लेकिन फिर भी हम उसको निरंतर ना लिख के गलती से वर्धमान लिख दिए, तो क्या वो सही था? बिल्कुल सही था। क्या दिक्कत है? अगर कोई फलन निरंतर वर्धमान फलन है तो वो वर्धमान फलन भी है। बात समझ में आई? अगर वो वर्धमान फलन है तो जरूरी नहीं कि वो निरंतर हो जाए। अगर कोई कह दे कि यह फलन बाबू, कोई मान लो एफ एक्स, कोई वाई बराबर एफ एक्स कह दिए, वाई बराबर एफ एक्स कह दिए कि ये वर्धमान है, तो बताओ क्या ये निरंतर वर्धमान होगा? तो ऐसा कहना संभव नहीं है ना, और संभव नहीं है और फिक्स भी नहीं है यार। फलन हो सकता है बीच में रुका हो। वर्धमान होने का मतलब यह तो नहीं कि लगातार इंक्रीज कर रहा था, वर्धमान होने का मतलब वो बीच में रुका भी और रुक गया तो मतलब वह निरंतर नहीं है। क्लियर? निरंतर तभी होगा जब वो बिना रुके लगातार इंक्रीज कर रहा था। तो अगर कहीं ऐसा लिख दे कि एफ एक्स जो है वो निरंतर वर्धमान है, क्या है? निरंतर वर्धमान फलन है, तो कह दे क्या ये वर्धमान है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। निरंतर है तो क्या तो भी तो वर्धमान ही है, इंक्रीज कर रहा है ना, भले रुके चाहे ना रुके, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर? ये बात समझ में आई? ए से बी के बीच में ग्राफ था। अगर बाबू कह दे ऐसा, ये वाला क्या है? ये निरंतर ह्रासमान, इसका मतलब ए से बी के बीच में बनने वाला ग्राफ लगातार क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और वही इसकी बात कर दे तो यह लगातार डिक्रीज कर भी सकता है और बीच में रुक भी सकता है। तो अगर ऐसा फलन दिखे तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कि फलन ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान नहीं है, ह्रासमान है। फलन क्या है? ह्रासमान है। बात समझ में आई? तो निरंतर ह्रासमान फलन ह्रासमान हो सकता है, लेकिन ह्रासमान फलन निरंतर ह्रासमान फलन नहीं हो सकता। ये दोनों बात क्लियर रखना, दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना कि अगर कोई निरंतर है तो वो वर्धमान हो सकता है, लेकिन अगर कोई वर्धमान है तो वो निरंतर जरूरी नहीं कि हो जाए। बात समझ में आई? जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर था कि अगर कोई फलन सतत है
तो ज़रूरी नहीं कि वह अवकलनीय भी हो जाए। और लेकिन अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो एकदम 100% है कि वह सतत होने ही वाला है। क्लियर? चलो, तो वर्धमान ह्रासमान फलन हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? तो इसके बाद देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अधिकतर इसमें जानते हो केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। या तो अंतराल दे देगा, कुछ अंतराल दे देगा। क्या यहाँ पर क्वेश्चन में टाइप वाइज में टाइप 1 में क्या करेगा, कुछ अंतराल दे देगा, है ना। कोई भी क्लोज ब्रैकेट देगा, चाहे ओपन ब्रैकेट देगा, चाहे सेमी ओपन देगा, चाहे सेमी क्लोज देगा। ठीक है, ये है सेमी क्लोज, ये है सेमी ओपन। क्लियर? तो अगर ऐसा अंतराल दे दे, कहीं भी ऐसा अगर अंतराल दे दे तो पूछेगा कि इस अंतराल में बताओ, इस अंतराल में, चाहे इस अंतराल में, चाहे इस अंतराल में, किसी भी अंतराल में क्वेश्चन पूछे तो कहेगा बताओ कि यह अंतराल में फलन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या बस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, या क्या कह सकता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। बस और क्या पूछेगा, इससे अधिक कुछ पूछ सकता है नहीं ना। या तो वो पूछेगा कि बताइए यह फलन इस जो भी अंतराल दिया हुआ है चारों में से किसी भी अंतराल में फलन क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, सिद्ध कीजिए कि फलन निरंतर वर्धमान फलन, या क्या कहेगा वर्धमान फलन है, या निरंतर ह्रासमान या ह्रासमान फलन। बात समझ में आई? तो ये हो गया टाइप 1। और टाइप 2 में क्या करेगा, टाइप 2 में क्या करेगा, इक्वेशन देगा, है ना, इक्वेशन देगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा। क्लियर? और कहेगा कि इस इक्वेशन को बताइए कि किसी अंतराल में, एग्जैक्टली अंतराल में यह फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। वो कुछ अंतराल देगा, कहेगा यह फलन वर्धमान है कि क्या ह्रासमान है। बात समझ में आई? तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन लेते हुए चलो देखते हैं क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखें कैसे हैं वर्धमान और ह्रासमान में, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। बात समझ में आई? तो देखो क्वेश्चन लेते हैं पहला, क्वेश्चन लेते हैं, पहला लेते हैं, है ना। उदाहरण नंबर 1, क्या लिखा हुआ है उदाहरण, देखो एक क्वेश्चन है, इसको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, बनाते हैं। दिया दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x माइनस 3 r पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर 7x माइनस 3 r पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, r पर क्या है फलन, वर्धमान फलन है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा हमको, अरे f' निकालना होगा, और क्या है ना, क्या करना होगा हमको, हल। सबसे पहला काम तो f' निकालो, क्योंकि वही तो बताएगा कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। अगर f' 0 से बड़ा है तो फलन निरंतर वर्धमान, 0 से बराबर या 0 से बड़ा है तब वर्धमान, अगर फलन 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान, और 0 से बराबर या छोटा है तो क्या, ह्रासमान फलन। यही तो होता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, f'। तो f' निकालो, कितना आएगा, 7 आएगा, आएगा कि नहीं, चलो कर लेते हैं, d/dx 7x माइनस 3, तो 7x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 7। क्लियर? अब बताओ यहाँ पे f' जो है वो कितना आया, 7। क्या f' 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या 0 के बराबर है, नहीं है, मतलब f' क्या 0 से बड़ा है। अच्छा ये बताओ, अगर f' 0 से बड़ा है तो मतलब फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। अतः फॉर ऑल लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, सभी x के लिए, सभी x जो है रियल नंबर बिलोंग कर रहा है उसके लिए f' का मान 0 से बड़ा है। क्लियर? 7 है। तो इस समय फलन अतः क्या कहेंगे, फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है। अच्छा ये तो कह दिए कि निरंतर वर्धमान फलन है, क्या यही पूछा था, निरंतर वर्धमान नहीं, वो बस ये पूछा था कि क्या एक फलन वर्धमान फलन है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि फलन निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान फलन भी तो वर्धमान ही फलन होता है, तो हम इसको निरंतर हटा दें तो भी सही है, तो भी क्या सही है कि फलन क्या है, वर्धमान फलन है ना। तो इससे बाबू एक रिलेशन बनता है कि सभी, लिख लेना, सभी निरंतर वर्धमान फलन एक वर्धमान फलन होते हैं। क्लियर? सभी निरंतर वर्धमान फलन एक वर्धमान फलन होते हैं, लेकिन दूसरा कह दें कि सभी वर्धमान फलन एक निरंतर वर्धमान फलन नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे, निरंतर वर्धमान फलन हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते। ये कब होगा, अगर कोई फलन वर्धमान है तो वह फलन निरंतर वर्धमान जरूरी नहीं कि हो जाए, वर्धमान है तो अगर वो बहुत रेयर केस में ही होगा कि वर्धमान फलन लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, बीच में रुक भी सकता है, तो ऐसे फलन निरंतर वर्धमान फलन नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया, 1% चांसेस में ऐसा हो गया कि वर्धमान फलन भी लगातार इंक्रीज कर रहा था, तो उसको हम निरंतर वर्धमान बोल सकते हैं। बात समझ में आई ये दोनों? ये बात क्लियर है कि माना अतः फलन क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, क्योंकि उसका f' 7 से क्या है, f' 0 से ऑलवेज ग्रेटर है। क्लियर? बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन जो है यह r पर वर्धमान फलन है, मतलब इसको भी वर्धमान ही दिखाना है। इसको मिटा दें। बात समझ में आई? वर्धमान फलन कैसे होगा? क्लियर है ना? चलो मिटाते हैं इसको, लिख लो इसे। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ऐसा कह रहा है। और फिर कह रहा है कि यह फलन दिखाइए कि फलन वर्धमान फलन है ना, यही दिखाना है ना, दिखाया जाए। तो वर्धमान फलन दिखाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका f' निकालेंगे, dy/dx। तो इसका f' निकालते हैं। f' बराबर क्या होगा, dy/dx x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x होगा। कर लो, कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। बात समझ में आई? अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, और देखो जरा, देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो पूर्ण वर्ग बना लो, है ना। पूर्ण वर्ग के हिसाब से अगर पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो यह क्या बनेगा, यहाँ से देखो यह पूर्ण वर्ग बना लो, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 3 × 6 1 ले लो, प्लस 3 ले लो, सही है ना। 1 और प्लस 1 ले लो, क्योंकि इसमें जो है 3 कॉमन हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी सही है, समझ में आए। तो 3 को आगे लिख लेते हैं। ये देखो कर क्या रहे हैं, इस 4 को हम दो रूप में तोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं। पूर्ण वर्ग का तरीका, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का पूर्ण वर्ग तरीका क्या होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक होल स्क्वायर वाला फंक्शन बना लो। तो ये देखो, ये a है, a कितना है 3x है, और यहाँ पे कितना है 6x। तो इसको क्या कर लो, ऐसा कुछ बना लो, यहाँ से देखो 3 इधर ला के चले आओ तो इधर हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा +3 + 1, 3 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा हमको, x² माइनस 2x प्लस 1 ये सही है
देखो पूर्ण वर्ग बन गया, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह फंक्शन किसका हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ में आई? समझ में आई ना ये बात? ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स। क्या आया? एफ डैश एक्स 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बस अब यही देखना है कि यह फलन जो है वह 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान, 0 के बराबर या छोटा है तो ह्रासमान, अगर बड़ा है तो वर्धमान। मतलब हमको इसको बड़ा दिखाना होगा। तो जरा एक बात बताओ कि कभी भी कोई फंक्शन अगर ऐसा x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो अगर x की कोई भी वैल्यू यहाँ रख दो, कोई भी वैल्यू रखोगे, 0 भी रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये 0 से बड़ा देगा, देगा कि नहीं देगा? बात को समझना, 0 से बड़ा ही देगा। कोई भी फलन यहाँ पे रखो तो 0 से बड़ा देगा, 0 के बराबर भी दे सकता है। यहाँ 1 रख लो तो 1 माइनस 1 0, तो मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर दे सकता है। तो अगर यहाँ पर देखो कि यह फलन तो ऐसा है, क्लियर, और इसी में बस 3 से मल्टीप्लाई कर लो। इसी में क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो। तो जैसे ही 1 जोड़ेंगे 3 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि उधर जाकर 0 बना लेगा। 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा या छोटा हो जाएगा। 1 तो लास्ट में जोड़ी गया, ये हमेशा प्रभाव डालेगा। तो अब यह फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 1 हो जाएगा। तो इसको और क्या कह सकते हैं कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? फॉर ऑल समझ में आया बात? क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, फंक्शन 0 से बड़ा हो गया। इस हिसाब से बात करें तो यह जो फलन है यह एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स हमको क्या मिल गया, 0 से बड़ा मिला फॉर ऑल, किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। बड़ा मिला कि नहीं मिला? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल गया। तब क्या बोलेंगे, अगर फलन 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो फलन क्या है, वर्धमान फलन है। इधर तो बस बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब निरंतर वर्धमान है। हमको क्या दिखाना है, वर्धमान। तो क्या निरंतर वर्धमान फलन वर्धमान नहीं होता? बिल्कुल होता है। अतः फलन क्या है, अतः फलन वर्धमान फलन है। समझ में आया? अतः फलन क्या है, वर्धमान फलन है। बात समझ में आई? क्लियर है? फंक्शन कैसा है, वर्धमान फंक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। देखो किए क्या है, बस यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग बनाए। अब पूर्ण वर्ग बनाने का हमको क्या ज़रूरत क्या थी, ताकि यह ऐसा फंक्शन मिल जाए जो 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा हुआ, 1 जोड़ दिए, 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा है, जाहिर सी बात हो 0 से बड़ा ही होगा, है ना। तो 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा, अतः फलन वर्धमान फलन है। क्लियर? चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स 0 से पाई में ह्रासमान है, पाई से 2 पाई में वर्धमान है, और 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, यह दिया हुआ है। कह रहा है कि यह फलन 0 से पाई में ह्रासमान है, पाई से 2 पाई में क्या वर्धमान है, और 0 से 2 पाई में न तो ह्रासमान है न ही वर्धमान। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें दिखानी होंगी, तो ऐसे 3 लाइन खींच लो ताकि तीनों दिखा ले, है ना। इधर देखो सबसे पहला काम करेंगे क्या, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे ताकि पता चले कि फलन में परिवर्तन की दर क्या है। परिवर्तन की दर ही तो बताएगा कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। क्लियर? तभी तो पता करेंगे कि फलन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। तो इसका जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। क्लियर? एफ डैश एक्स बराबर क्या, माइनस साइन एक्स। मतलब कुल मिला जुला के खेल किस पे करना है, इसी पे करना है, माइनस साइन एक्स पे। अच्छा ये बताओ कि पहला जो है हमारा अंतराल क्या दिया हुआ है, पहला अंतराल ए दिया हुआ है कि फलन
कहाँ गया, 0 से पाई है ना, 0 से पाई में ह्रासमान है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम ग्राफ पे लें तो 0 से पाई, इधर होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है पाई, तो 0 से पाई के बीच में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, 0 से पाई के बीच में, यहाँ देखो ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं, इसका मतलब इन दोनों में साइन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है ना। साइन अगर दोनों में पॉजिटिव होगा तो एक बात बताओ कि 0 से पाई के बीच में साइन क्या है, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, कब, 0 से ये जो x है वह कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉमा x बिलोंग्स टू 0 से पाई। क्लियर, ये साइन x तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमारे पास फंक्शन f डैश x क्या है, माइनस साइन x, तो जैसे ही यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज, क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज है ना। तो देखो माइनस साइन जैसे ही लगाएंगे तो यह हो गया माइनस साइन एक्स लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई, होगा कि नहीं होगा। अब माइनस साइन क्या है, f डैश x है, तो ये बताओ कि f डैश x तुमको क्या मिला, 0 से छोटा मिला, f डैश x 0 से छोटा मिला, अतः फलन क्या है, फलन है ना, फलन क्या है बाबू, इस अंतराल में ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। समझ में आया, फलन कैसा है, उस अंतराल में 0 से पाई वाले अंतराल में कैसा है, ह्रासमान फलन है। क्वेश्चन आसान था, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकला। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं बी वाला, 0 से पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से क्या 2 पाई के बीच में फलन पूछा है कि फलन वर्धमान है, फलन कैसे है बाबू, वर्धमान, 0 से 2 पाई के बीच में। सबसे पहली बात मेरे पास फलन क्या है, साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स को चेक कर लेते हैं कि 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कितना, पाई से 2 पाई कितना होगा, यहाँ से लेकर ये वाला काम पाई से 2 पाई होगा। इन दोनों में क्या होता है, साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव, इसमें क्या होता है tan पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, साइन तो नेगेटिव इसमें भी है, साइन नेगेटिव इसमें भी है। इसका मतलब कि इस अंतराल में हमें साइन क्या मिलने वाला है, इस अंतराल में हमको साइन ऑलवेज क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। क्लियर, किसमें, x जो जब बिलोंग करेगा पाई से 2 पाई में, ठीक है, साइन ऑलवेज लेस देन 0, दोनों तरफ माइनस लगा दो, इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, जैसे ही माइनस लगाए ये सिंबल चेंज हो गया, इधर की ओर मुंह खुल गया, जो उधर की ओर मुंह खुला था वो इधर की ओर खुल गया। क्लियर, जहाँ x क्या बिलोंग कर रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में। अच्छा, माइनस साइन एक्स बराबर क्या है, fx है, इधर fx लिख लो, तो f डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया 0, x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई के बीच में f डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब फलन क्या है, वर्धमान फलन। क्लियर, अतः फलन वर्धमान फलन है। समझ में आया बाबू, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्लियर, अब देखते हैं तीसरा, इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, सी नंबर, कि 0 से बताओ कि सी नंबर 0 से 2 पाई के बीच में फलन न वर्धमान है और न ह्रासमान है। अच्छा, इसके लिए हम जो है पहले जब 6 जो ग्राफ बनाए थे, याद आ रहा है, ये नीचे 4 ग्राफ, तो नीचे का ये वाला और ये वाला 2 ग्राफ याद आ रहा है, उन दोनों ग्राफ में हम क्या बताए थे, फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। ऐसा कब हुआ था, जब फलन इंक्रीज कर रहा था, रुक गया था, फिर फलन डिक्रीज करने लगा। मतलब ऐसा फलन जो एक ही ग्राफ में कुछ देर इंक्रीज करे, रुके, फिर डिक्रीज करने लगे, तो वो न वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। हो सकता है वो पहले डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, तब भी वो न वर्धमान होगा ना ही क्या होगा, ह्रासमान होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर। तो इस हिसाब से बात करें तो इसमें कैसा ग्राफ होना चाहिए, ये देखो 0 से 2 पाई, इसका मतलब यह पूरा जो f(x) है वो पूरा ऐसे नचा होगा, और मेरे पास f डैश एक्स क्या है, साइन x है, तो साइन x एक बात करते हैं, तो साइन x 0 से 2 पाई है ना, 0 से 2 पाई के लिए पॉजिटिव था, है ना, और 2 पाई से 0 से पाई के लिए पॉजिटिव था, और फिर पाई से 2 पाई के लिए क्या था,
नेगेटिव था, तो इसका मतलब कुछ दूर वो पॉजिटिव चला होगा, कुछ दूर वो नेगेटिव चला होगा, है कि नहीं? कुछ दूर क्या चला होगा? वो पॉजिटिव और कुछ दूर नेगेटिव। तो इस समय कि ए और बी से क्या लिख सकते हैं? इसमें फलन क्या है? ये जो साइन एक्स है वह कुछ दूर पॉजिटिव था, है ना? कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई तक, तथा कुछ दूर क्या था? नेगेटिव था। किसमें? पाई से 2 पाई तक। तो एक बात समझो कि जब हम इधर चल रहे हैं, पूरा का पूरा चल रहे हैं 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई तक यह फलन कुछ दूर इंक्रीज भी करेगा, कुछ देर डिक्रीज भी करेगा। इधर तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ही माइनस लगाते हैं तो ये डिक्रीज करने लगता है, ये इंक्रीज करने लगता है। लेकिन एक बात समझो कि माइनस साइन एक्स जो होगा, माइनस साइन एक्स वह इसमें डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा, लेकिन यह x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में न तो वर्धमान होगा और न ही क्या होगा? ह्रासमान होगा। इसको हम समझ सकते हैं इन दोनों से, ए व बी से। इसको डायरेक्टली यहाँ लिख लेना, ए व बी से 0 से 2 पाई के बीच में फलन कुछ दूर वर्धमान था, कुछ दूर ह्रासमान था। इसका अर्थ है कि न तो यह फलन वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा, दोनों होगा। क्लियर? बात समझ में आई? चलो इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आया ना? कोई डाउट इसमें? समझ में आया फलन कैसे ह्रासमान था, कैसे वर्धमान था, और कैसे वर्धमान ह्रासमान दोनों नहीं हुआ, है ना? और इसके बाद अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें x² माइनस 4x प्लस 6 प्रदत्त फलन वर्धमान है और दूसरा ह्रासमान है ना? वह अंतराल, देखो टाइप 2 आ गया। अब अंतराल ज्ञात करना है। उस समय अंतराल दिया हुआ था, फलन ज्ञात करना था कि वर्धमान है कि ह्रासमान। अब फलन दिया हुआ है, अंतराल ज्ञात करना है कि किस अंतराल में फलन क्या है? वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है क्वेश्चन, ये वाला आप बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? देखो पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो दिया है अंतराल ज्ञात करना है जिसमें fx बराबर क्या दिया हुआ? x² माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है? अंतराल ज्ञात करना है। तो एक बात अब ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात इसका f' निकालो, है ना? सबसे पहली बात इसका f' कितना आएगा? d/dx x² माइनस 4x प्लस 6 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है बाबू? अंतराल, ध्यान रखना है। तो अगर फलन ऐसा दिखे कि वह डायरेक्टली जो है एकदम सिंपल 2x माइनस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको 0 के बराबर करके। ध्यान रखना है, 0 के बराबर बहुत ध्यान से करना है। क्लियर? तो अगर हम इसको 0 के बराबर करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको फलन? 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 मिला। x इक्वल टू क्या मिला? 2 मिला। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं समीकरण है, ये समीकरण माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है, और प्लस इन्फिनिटी पे ख़त्म हुआ है, लेकिन x बराबर 2 पर एक बार रुका है। x बराबर 2 पर क्या हुआ है? रुका है फलन, है ना? तो x बराबर 2 पर एक बार रोक देंगे और इसके बाद पता करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में और 2 से इन्फिनिटी के बीच में फलन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखो, ध्यान दो, इस पर वैल्यू रखते हैं। जरा देखो, अगर जैसे ही 2 से कम वैल्यू रखोगे, 2 से कम कोई भी वैल्यू 2 से कम इसमें रख के देखते हैं, यही है ना f'। 2 से कम रखोगे तो यह फलन कैसा दिखेगा तुमको? ये वाला मिटा दे फंक्शन, क्योंकि 2 लाना था
तो इतना इसको मिटा देते हैं। ये समझ लो कि 2 पर इसका ब्रेकर है, ठीक है। तो जैसे ही ये एफ डैश एक्स 2 से कम करोगे, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 2 रखते हैं, तो यह फलन कैसा दिखेगा? लेस देन 2 रखते हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यदि x लेस देन 2 हो तो ये बताओ कि f डैश x कैसा होगा? लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा? अगर जैसे ही x जो है वो इससे कम रखते हैं, 1 रख के देखो, 1 रख के चेक करो, 2 1 जा 2 -4 -2, एक से और छोटा रख के चेक करो 0 -4, और छोटा -2 रख के चेक करो, है ना 0, क्लियर। तो -8, क्लियर। तो इसका मतलब कि कभी भी अगर जैसे ही फलन x 2 से छोटा रख रहे हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन कैसा दिख रहा है हमको? कैसा दिख रहा है? ह्रासमान दिख रहा है ना। और हमको यही तो चेक करना है। पहला क्या चेक करना है? पहला क्या चेक करना है? वर्धमान है, और बी चेक करना है ह्रासमान है, ठीक है। वर्धमान है और ह्रासमान है। तो ये बताओ कि सबसे पहले तो हमको मिल गया ह्रासमान, ये कब था? इधर था, है ना, इधर की ओर। इसका मतलब कि अगर f डैश x 0 से छोटा करना है तो हमें x क्या करना होगा? 2 से कम रखना होगा। तो 2 से कम का मतलब हमको अंतराल कैसा मिलेगा? अंतराल ही तो चाहिए। अंतराल कैसा मिलेगा? -∞ से लेकर 2 भी नहीं रख सकते, ध्यान रखना, 2 भी नहीं रख सकते, 2 रखेंगे तो फलन 0 हो जाएगा। -∞ से लेकर 2 तक के फंक्शन अगर रखें तो इससे क्या होगा? फलन कैसा दिखेगा? फलन ह्रासमान फलन होगा। समझ में आया? ह्रासमान कब होगा? जब अंतराल -∞ से 2 तक रखेंगे तब। कोई भी वैल्यू रख लो 2 से कम में, सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे? 0 से छोटे दिखेंगे। और लेकिन वही काम करो जब 2 से बड़ा हो जाए, एफ एक्स ग्रेटर देन 2 हो, तब क्या होगा? एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा हमको? ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0। 2 दूना 4, 2 से अधिक रख रहे हैं, 3 दूना 6 -4, 2 मिल गया। तो मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अतः कौन सा अंतराल? अंतराल 2 से इन्फिनिटी तक में, 2 से इन्फिनिटी में फलन वर्धमान होगा। समझ में आया? फलन कब ह्रासमान होगा और कब वर्धमान होगा? बात क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं ना, बोलो। फलन ह्रासमान कब होगा? जब फलन f डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो। और फलन वर्धमान कब होगा? जब f डैश एक्स का मान 0 से ज़्यादा हो, तो वो वर्धमान कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? ह्रासमान कहलाएगा। मतलब यह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमको लगता है कि सब कुछ अब क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अब एक और टाइप का लेते हैं क्वेश्चन, एक और टाइप का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्लियर, और उसमें कैसे फंक्शन को सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो समझ में आ गया कि x का एक ही मान था, तो इस एक ही मान पे फलन वर्धमान पीछे और आगे चेक करना था। एक बार पीछे आए तो ह्रासमान दिख गया, आगे गए तो वर्धमान दिख गया। समझ में आया? तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या था, उसको भी देख लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर समीकरण से अंतराल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। टाइप बी का क्वेश्चन, समीकरण से अगर अंतराल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। क्लियर? देखो क्वेश्चन दिख रहा है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें 4x क्यूब -6x² -72x + 30, जिसमें fx बराबर दिया हुआ है 4x क्यूब -6x² 72x + 30। यही है क्या? -72x + 30 यह फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आंख बंद करो, इसका f डैश x निकाल लेते हैं। पूछा है किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस में ह्रासमान है, बस यही तो निकालना है। तो देखो सबसे आंख पहले बंद करो और हल लिख के f डैश x निकाल लो, क्योंकि सारा खेल f डैश x पर ही होगा। परिवर्तन कौन करेगा? f डैश x ही करेगा। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। हम ऐसा अच्छा ही बताओ, हम ऐसे रुके हुए हैं, हम चल ही नहीं रहे, तो हम क्या बता सकते हैं कि हम इंक्रीज करने वाले हैं डिक्रीज करने वाले? नहीं ना। अगर हम अपने कैरियर में भी रुके हुए हैं, कहीं नहीं चल रहे हैं,
कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख ही नहीं रहे, है ना, कहीं एडमिशन भी नहीं लिए, तो क्या हम बता सकते हैं कि फलन वर्धमान, हम वर्धमान है कि ह्रासमान है? अरे एडमिशन लोगे तो पास हो गए तो वर्धमान हो गए, आगे बढ़ोगे, फेल हो गए तो ह्रासमान हो गए, पीछे आओगे, लेकिन फेल हो गए तो और बढ़िया है, और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, है ना, लेकिन फेल नहीं होना है, पास होना है। क्लियर, आगे बढ़ना है। बात समझ में आई? तो ह्रासमान या वर्धमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो हमको यह सीखना होगा परिवर्तन कैसा हो रहा है। तो परिवर्तन पहले निकाल लो, तो यह कितना हो जाएगा, 4 तिया 12x², यह 6 दूना 12x, यह -72। क्लियर, इतना हो गया। 12 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा हमको, x² - x, 12 × 6 = 72। ये हो गया फंक्शन। क्लियर, अब क्या करना है कि इसको हमें चेक करना होगा कि यह फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। तो ऐसे तो कर नहीं सकते चेक, ऐसे कुछ कर सकते हो नहीं, इसको 0 के बराबर कर लो, है ना, तब कुछ काम हो गया। सबसे पहली बात तो इसको जो है फंक्शन को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, मतलब कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 12, 3 दूना 6, 3 - 2 1, है ना, मतलब कि 3 को माइनस में रखना है और 2 को प्लस में रखना है। ये बात समझ में आई? 3 को माइनस में, 2 को प्लस में रखना है। अब यह हो गया हमारे पास फंक्शन पूरा का पूरा मिल गया। क्लियर है, ये क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमको, और वही होगा ब्रेकर -∞ से +∞ का। जहाँ जहाँ x की वैल्यू मिलेगी समझ लेना वही है ब्रेकर, जहाँ हमको थोड़ी देर ठहरना है और ठहर के सोचना है कि फलन किस में वर्धमान किस में ह्रासमान। तो यहाँ देखो, एक बार मिलेगा x बराबर 3 मिलेगा ना, इधर ले लो 3, और एक बार मिलेगा x बराबर -2, इधर ले लो -2। 2 ब्रेकर मेरे पास है, -2 और 3 मिलेगा ना। एक क्या मिलेगा, x बराबर -1 बराबर 3, और एक मिलेगा x बराबर -2। तो 2 हमारे पास यहाँ पर देखो ब्रेकर्स है, लेकिन ये 2 ब्रेकर टोटल कितने अंतराल बना रहे हैं? एक अंतराल बना रहा है -∞ से -2, एक बना रहा है -2 से 3, एक बना रहा है 3 से ∞, मतलब 3 अंतराल है। पता करते हैं तीनों में फलन कैसा दिख रहा है। क्लियर, यहाँ ध्यान दो, -∞ से -2 अंतराल ले लो पहला, कौन सा अंतराल, -∞ से -2, और इसमें -∞ से -2 की कोई भी वैल्यू उठा के इसमें रखो और चेक करो कि फलन 0 से बड़ा बता रहा है कि 0 से छोटा बता रहा है। क्या बात, क्या बोले बाबू, इसमें चेक करो कि यह फलन 0 से बड़ा दिखा रहा है कि 0 से छोटा दिखा रहा है। तो अगर हम रखते हैं, देखो -∞ से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू, -2 नहीं रखना है, -3 रख के देखते हैं। -3 रखो तो यह कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6, और यह कितना हो जाएगा, -3 + 2 -1, -6 -1 + 6 × 12 72, पॉजिटिव आ गया यार। मतलब इस अंतराल में फंक्शन कैसा दिख रहा है, f' कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है क्या? एक बार तुम लोग भी चेक कर लो चेक, इसके बीच में कोई भी वैल्यू। तो -3 हम रखे थे, -4 रख के चेक कर लो, -4 रख के यहाँ चेक कर लो इसमें। क्लियर, तो यही तो है f', -4 रख के चेक करो क्या होगा, -4 -3 एक ब्रैकेट में, -4 + 2 दूसरे ब्रैकेट में 12, ये हो गया -7, ये कितना आया, -2, -7 और -2 -14, सॉरी माइनस + 14, और 12 × 14 करेंगे तो ये क्या ग्रेटर देन 0 नहीं है? मतलब f' ग्रेटर देन 0 मिल रहा है किस अंतराल में, अंतराल -∞ से -2 के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इस अंतराल में फलन क्या है बाबू, फलन वर्धमान है कि नहीं? फलन क्या है ना वर्धमान, 0 से बड़ा है। कभी भी इसके बीच में कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, ये तो बस हम इंटीजर्स रख रहे हैं, पूर्णांक रख रहे हैं, कुछ भी रख लो यार। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कुछ भी रख लो, और नहीं कर सकते तो इंटीजर रख लो। इंटीजर भी तो रियल नंबर होता है, बताए थे ना, रियल नंबर में सब आता है, इंटीजर वगैरह सब, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, होल नंबर सब आता है रियल नंबर के भीतर। तो कोई भी वैल्यू रख लो, तो यह क्या देने वाला है, पॉजिटिव ही देने वाला है। अब दूसरा अंतराल देखते हैं, मतलब इस अंतराल में फलन क्या है, f' ग्रेटर देन 0 है, इसमें मिल गया फलन क्या है, वर्धमान। अगर ये भी लिख दिए तो ये भी दिखा रहा है कि फलन वर्धमान है, ये लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी में। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दूसरा चेक करते हैं, अंतराल -2 से लेकर 3 तक, यही दूसरा अंतराल है ना। इस अंतराल में
फलन एफ डैश एक्स चेक करते हैं कि 0 से बड़ा एक छोटा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -2 से 3 के बीच में रखना है। तो -2 नहीं रखना है, 3 भी नहीं रखना है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसके बीच में रखना है। तो 0 रख लें, सबसे आसान बात, तो 0 आ जाता है बीच में। 0 रखो, ये भी 0, ये भी 0, -3 + 2 कितना हो गया? -1, और -1 से 12 गुणा करो, माइनस आया। क्या आया? माइनस आया फलन। चलो, हमको नहीं मन कर रहा ये रखने का, हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा, कुछ और रख लो। 1 रख ले, 1 भी तो इसके बीच में ही है। 1 रखो, 1 - 3 - 2, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? -2 + 3, 3 2 जा -6, -6 × 12 -72, अभी भी माइनस आया, अभी भी क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। और कुछ रख के चेक कर लो, और कुछ रखने का मन है? रख लो, चेक कर लो, इसमें कोई भी रख के चेक कर लो, फलन एफ डैश एक्स तुमको हमेशा <0 ही मिलेगा। बात समझ में आई? एफ डैश एक्स हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अर्थ क्या है इसका? अर्थ है अतः फलन इस अंतराल में क्या है? बता दो। इस अंतराल में ह्रासमान है कि नहीं? इस अंतराल में फलन क्या है? <0, ह्रासमान है। मिला कि नहीं मिला? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो तीसरा चेक करते हैं। 3 से इन्फिनिटी, यही लास्ट अंतराल बचा हुआ है, अंतराल यही लास्ट बचा हुआ है। 3 से इन्फिनिटी, इसमें भी रख लो। 3 नहीं रखना, 3 नहीं रखना है, ओपन ब्रैकेट लगा, इसका मतलब 3 नहीं रखना है, 3 से आगे रखना है। इंटीजर रखेंगे तो 3 के बाद 4 रख लेते हैं। 4 रखो, 4 में से 3 गया, 1 बच गया, 4 में 2 जोड़ लो, 6 बच गया। अरे जाहिर सी बात है, 4 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाओ, ये सब पॉजिटिव मिलने वाला है, सब पॉजिटिव मिलेगा। चेक कर लो, 4 में से 3 गया 1, 4 2 6, 6 कम 6, 12 6 72, 4 के बाद 5 रख लो, 5 में से 3 गया 2, 5 2 7, 7 दूना 14, 14 × 12 फिर भी पॉजिटिव। 6 रख लो, 6 में से 3 गया 3, 6 2 8 है ना, 8 8 और 3 24, 24 × 12 अभी भी पॉजिटिव। मतलब कि इस अंतराल में f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अतः फलन क्या है? अतः फलन इस अंतराल में वर्धमान है, वर्धमान है। यहाँ बना सकते हैं f डैश x, इसमें क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन 0, इसमें ग्रेटर देन, इसमें लेस देन, इसमें ग्रेटर देन, मतलब इसमें वर्धमान हुआ, इसमें ह्रासमान हुआ, और इसमें क्या हो गया? वर्धमान फिर हो गया। फलन कैसा है? देखो इंक्रीज कर रहा होगा, इसके बीच में, इसके बीच में फलन इंक्रीज कर रहा होगा, इसमें डायरेक्ट डिक्रीज कर रहा होगा, फिर इसमें फिर इंक्रीज कर रहा होगा, रुकना नहीं है, कहीं भी रुका नहीं है। 0 आया होता तो रुक गया होता, बीच में 0 भी आएगा तो मतलब रुकेगा भी, है ना। तो फलन रुक भी सकता है लेकिन नहीं भी रुक सकता है, क्या दिक्कत है? क्लियर? नहीं भी रुक सकता है। वर्धमान ह्रासमान, हमको बस यही पता करना है कि फलन वर्धमान कब है, ह्रासमान कब है। तो -∞ से -2 के बीच में फलन क्या है? वर्धमान फलन। -2 से -3 के बीच में फलन क्या है? ह्रासमान फलन। और 3 से इन्फिनिटी के बीच में फलन क्या है? वर्धमान फलन। बात समझ में आई? कोई डाउट? बात क्लियर है ना? तो क्या करते हैं, बस रहने देते हैं आज के लिए, इतना ही है ना। इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन वर्धमान एवं ह्रासमान 6.2 के। क्लियर? अभी तक तो ये सारे क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहे थे कि फलन वर्धमान कैसे होगा, ह्रासमान कैसे होगा। तो अगर हमको करना होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय ले लिए है ना। तो इसको समझा दिए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आई? आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।